हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लेट्स रिवीजन क्लास में। इस संपूर्ण क्लास में मैं प्रश्न करवाने वाली हूँ सीडीपी का, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। आप टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप या स्टेट का तैयारी कर रहे हो, टीचर जैसे कोई परीक्षा आप अगर कर रहे हो तो सीडीपी अगर आपका सब्जेक्ट है तो इस क्लास को आप देखिए पूरा और क्वेश्चन को हल करिए। आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल को देखते ही आप कर जाओगे यहाँ से। तो बिना देर किए हुए मैं अपनी क्लास को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। कम समय में ज़्यादा प्रश्न को हमने रखा है और आप देखेंगे ऐसे 1 मिनट में एक सवाल आपके हो जाते हैं। तो बिना देरी के हम सवाल को स्टार्ट कर कि जो बच्चे की बुद्धि लब्धि है 90 से 110 के अंदर, वो क्या कहलाएगी? सामान्य बुद्धि या फिर प्रखर बुद्धि या उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली? आप सब अच्छे से जानते हो प्रतिभाशाली के लिए क्या होता है, 140 प्लस होता है ना। 140 प्लस है वो आपका प्रतिभाशाली हो जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका पहला ही सही हो जाएगा। 90 से 110 पूछा जाए या फिर 90 से 109 के अंदर यानी मध्य पूछा जाए तो आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सामान्य बुद्धि। और प्रतिभाशाली के लिए, गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए कई बार एग्जाम के अंदर बनता है तो 140 याद रखना। 140 जो है, अगर 140 प्लस आईक्यू है तो आपका जो बच्चा होगा वो प्रतिभाशाली कहलाएगा। इतनी सी बातें यहाँ पे याद रखना। इस प्रश्न में ये कह रहा है कि बच्चे के लिए जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है यानी फ्री में एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए ये लागू हुआ है? 6 से 14 वर्ष या फिर 7 से 13 या 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष? आप सब जानते हो है ना, 6 से 14 वर्ष के लिए ये आपका आया है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क यानी फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। तो पहला ही आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। जब आंसर मिल जाए तो नीचे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, है ना। तो पहला ही आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखोगे एक बच्चे की वृद्धि और विकास के बारे में पूछा जा रहा है कि वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टडी सर्वाधिक अच्छी मेथड कौन सी है, ये पूछा है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासशील विधि, सांख्यिकी विधि। आप जानते हो अच्छे से विकास का ही पार्ट है वृद्धि, लंबाई का बढ़ना, है ना। हम उसको देख सकते हैं, माप सकते हैं, ये वृद्धि कहलाता है। जैसे किसी प्लांट का कितनी मतलब वो कितना बड़ा हुआ वो देख सकते हो। पे पूछा है कि सबसे अच्छी विधि, वैसे तो सब है लेकिन सबसे अच्छी के बारे में बात की जाए तो वो आपका विकासशील विधि है। तो ये ऑप्शन थर्ड आपका थर्ड ही सही हो जाएगा। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है। इन्होंने 8 से 9 बुद्धि के बारे में बताया है। तो यहाँ पे 7 लिखा है, कोई बात नहीं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 7 बुद्धि का नियम निर्धारित किया, इनमें से एक कौन सा नहीं है ना, इसको ध्यान से पढ़ना। पूछा है कि कौन सा नहीं होगा। स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषात्मक बुद्धि। बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछा जाता है किसने दिया है, तो गार्डनर साहब ने दिया है। स्थान संबंधी बुद्धि की ये बात करते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की बात करते हैं, अंतःवैयक्तिक की बात करते हैं, भाषात्मक बुद्धि की बात करते हैं, प्राकृतिक बुद्धि की बात करते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि की बात करते हैं, संगीतात्मक बुद्धि की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने कहीं भी आपका भावात्मक बुद्धि की बात नहीं की है। तो नहीं का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड सही हो जाएगा। भावात्मक बुद्धि के बारे में इन्होंने कहीं भी बात नहीं की है। बहुत ही इजी प्रश्न था, है कि नहीं। ये भी बहुत आसान है, लगभग बुद्धि से ही बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बुद्धि से कई सारे प्रश्न बनते हैं। मैं सोच रही हूँ कि इंटेलिजेंसी का एक क्लास जल्दी से मैं जो इम्पोर्टेंट लगेगा ओनली पॉइंट टू पॉइंट में बात करूँगी। पूरी किताब पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे समय लग जाएंगे, उतने समय आपके पास नहीं है ना। कम टाइम में आप सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़िए, वही अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ पे पहले अपन प्रश्न को करते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि एक बच्चे की जो मानसिक आयु है वो 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? आप जानते हो अच्छे से मानसिक आयु बट्टे क्या होता है, मेंटल एज बट्टे क्या होता है, वास्तविक आयु होता है। तो जो उसका वास्तविक आयु यानी 5/4 करके
इंटू 100 कर दोगे, इसको काट दोगे, 25 100 का क्या हो जाएगा, 100 कट गया, 25 पंजे क्या हो जाएगा, 125 इसका हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम के अंदर एक आध प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। बस आपको एक सूत्र याद रखना है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो परिभाषा आपको याद करनी ही पड़ेगी कि कौन सी परिभाषा किसने दिया है ना। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये बात किसने कही है, ये आप बताओ। किसने कहा है, स्किनर ने कहा है, वीएन झा ने कहा है, या फिर डेविस ने कहा है, या फिर वुडवर्थ ने कहा है। तो ये परिभाषा बहुत ही फेमस है, कई बार आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलती है, तो इसको याद ही कर लो। ये बात किसने कहा है, ये परिभाषा किसने दिया है, स्किनर ने दिया है ना। लिख लेना एक कापी पे और इस चीज़ को याद कर लेना। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये परिभाषा कई बार एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलती है। ये रहा अगला आपका प्रश्न, ये कह रहा है कि हिंदी अक्षरों को बच्चा जो है वो किस आयु में पहचानने लगता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है ना। कहीं कहीं किताब में दिया है 3 वर्ष, कई सारी किताब में दिया है 3 वर्ष, बट इसका आंसर मैंने देखा तो 5 वर्ष। आप बताना इसका आंसर क्या होगा। लेकिन आप अगर वास्तविक दुनिया में जाओ, आप अपने घर में बच्चों को देखते होंगे, बच्चे 3 साल में चीज़ों को कितना क्रिएटिव होते हैं बच्चे अब के, हैं कि नहीं। वो चीज़ों को पढ़ ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं चीज़ों को। तो 3 वर्ष ही होना चाहिए, लेकिन आयोग और कुछ किताबें हैं जिनमें ये 5 मानते हैं। ऑप्शन के हिसाब से वहाँ करना, अब ये दोनों आ गए तो ज़्यादा तो 3 ही वर्ष पे होना चाहिए। आप सब बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ से अगला प्रश्न करेंगे कि एलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता है या फिर पढ़ने की अक्षमता है या लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता है। डिसऑर्डर वाले केस में आपको एलेक्सिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्मोर्फिया हो गया, डिस्ग्राफिया होगा। एक कॉन्सेप्ट आपको कभी डिस्कैल्कुलिया पूछ लिया जाता है, कभी डिस्मोर्फिया पूछ लिया जाता है, कभी डिसलेक्सिया पूछ लिया जाता है, कभी उसका सेकेंड नाम करके पूछ लिया जाता है। तो वो जब सारी चीज़ें डेप्थ में आप पढ़ोगे तभी तो प्रश्न को कर पाओगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है एलेक्सिया, तो एलेक्सिया जो है वो क्या है, पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। यहाँ पे पहला ही आंसर हो जाएगा। बाकी लिखने की क्षमता के लिए डिस्ग्राफिया, जैसे उसको ग्राफ वगैरह बनाने में दिक्कत हो रही है, डिस्ग्राफिया ऐसे याद करें। लिखने से परेशानी के लिए हो जाएगा डिस्ग्राफिया। और पढ़ने से संबंधित अक्षमता डिसलेक्सिया होता है, लेकिन यहाँ पे एलेक्सिया है तो एलेक्सिया भी होता है। तो पढ़ने की क्षमता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहला ही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पियाजे से है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि को मानी जाती है। अब इन्होंने 4 अवस्था बताई है, चारों अवस्थाओं का नाम लिखना और उनका वर्ष लिखना, एक बार लिखना कमेंट बॉक्स में, चीज़ें याद हो जाएंगी। पियाजे से प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर बनते हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करोगे तो वो 11 से 15 वर्ष होता है। ये संवेदी हो जाता है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ध संक्रियात्मक, है ना। तो ये भी बात याद रखना, तार्किक चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं, ये सब बातें कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर बनती हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, 11 से 15 का जो है वो क्या कहलाएगा, औपचारिक ना। इसे ही अमूर्त भी बोलते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का टाइम लगता है। अगर और कुछ जानते हो कमेंट बॉक्स में इसका छापना इसके बारे में। और बहुत ही ईजी प्रश्न है। ऐसे ही क्वेश्चन अगर चाहते हो तो दिल मांगे मोर ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, मैं लाऊंगी। थैंक यू सो मच। और इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना।